अनिल जी, यूं तो बस का विवाद है दिल्ली में, हम इस पर भी बात करेंगे। और आप, मुझे पता है कि इंडिया को लेकर जो नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, भारत उस पर भी अपना पक्ष रखेंगे, तो दोनों पर ही अपनी बात रख दीजिएगा। क्या बसेस पर विवाद होना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हम पहले तो इस बात का स्वागत करते हैं कि एलजी साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक मंच पर आए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये काम किया है। दिल्ली वासियों के लिए जितना भी काम हो उतना अहम है और इस तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इस बात की हम अपेक्षा करते हैं। देखिए, जो कुछ सवाल है वो सवाल लोगों के सामने जरूर आने चाहिए। सवाल दोनों से है, एलजी साहब से भी होगा और मुख्यमंत्री साहब से भी होगा कि जिस तरीके से 2018-19 में अरविंद केजरीवाल साहब एक बजट पेश करते हैं और उस बजट को ग्रीन बजट का नाम दिया जाता है और उसमें बाकायदा ये प्रावधान किया जाता है कि 1000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के सड़कों पर आएंगी। आज 5 साल हो गए हैं। केजरीवाल साहब बताएं कि अपनी इस मुहिम में वो कहां पे कामयाब हुए हैं और अगर नाकामी है तो उसको वो एक्सेप्ट करें। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि 9 सालों में डीटीसी के लो फ्लोर बसेस में एक बसों का भी इजाफा नहीं किया गया है। केजरीवाल साहब से ये एक्सप्लेनेशन भी हमें पूछनी चाहिए। तो जिन बसों की आज उद्घाटन हुए हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई है इलेक्ट्रिक बसों में, उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ज्यादा ही ब्रेकडाउन लगातार होते जा रहे हैं और उद्घाटन के समय में भी डिपो के अंदर भी इसी तरीके से एक बस में ब्रेकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो सवाल इसमें भी उठता है कि इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं है। और मेरा 5वां सवाल है कि इन 400 बसों को चलाने के लिए जितने भी ड्राइवर की नियुक्ति की गई है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल है। केजरीवाल साहब जो लगातार लोगों को परमानेंट करने की बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को, उनसे ये सवाल होता है कि आप बताइए कि इसमें ड्राइवर कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों है। और एक और सवाल है जीनत जी जो मैं आपके दर्शकों के सामने लाना चाहूंगा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 300 बसों का बेड़ा ऐड किया गया है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूं, उसमें पर किलोमीटर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 68 रुपए पर किलोमीटर के रनिंग कॉस्ट के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, लेकिन आज जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसें डिप्लॉय करी गई हैं उनकी रनिंग कॉस्ट महज 47 रुपए पर किलोमीटर है। आप बताइए कि किस तरीके से जो 47 रुपए से 68 रुपए का 21 रुपए का फर्क है, वो फर्क क्यों है? केजरीवाल साहब, गहलोत जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और जो कंसर्न अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके साथ ये सवाल का जवाब चाहेंगे। ठीक है, आदिल जी है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। आदिल खान जी जवाब दीजिएगा और ये भी कि इस पर भी क्रेडिट की लड़ाई क्यों शुरू हो गई है? ये जीनत जी, अभी मैं थोड़ा लेट से उठा, मैं समझ नहीं पाया कि पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। नहीं, कांग्रेस पार्टी से थे, अनिल जी थे, आप ही के साथ ही। हाँ अच्छा, नहीं, हमारे तो पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारे साथी हैं और मुझे बड़ा उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, दिल्ली के सभी निवासियों को आज हम बधाई देना चाहते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाया है, दिखाकर दिल्ली की जनता को सौंपा है। अब दिल्ली के अंदर कुल 800 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चल रही हैं, जो मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। और ये आधिकारिक तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आज दिल्ली के अंदर 800 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा हैं। कांग्रेस के साथी अभी बोल रहे थे, मैं उस पर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। आप सब कुछ जानते हैं कि दिल्ली के अंदर हालात क्या हैं, दिल्ली किस तरीके से चल रही है, दिल्ली में किस जद्दोजहद के बाद दिल्ली के लोगों का काम हो रहा है, तो आप बेहतर समझते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से दावा कर रहे हैं, मैंने मनोज तिवारी जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि कुछ एक नंबर दिया उन्होंने कि आज अगर उनकी सरकार होती तो दिल्ली में इतनी बसें होती। पहली चीज तो यह है कि मैं मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बसें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। पर मनोज तिवारी जी ने आज आकर सार्वजनिक तौर पर यह कहा। अब मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि भैया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
आपके गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ आंकड़े वहां की भी पेश कर दीजिए। आप बताइए वहां कितनी इलेक्ट्रिक बस आप चला रहे हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली के एलजी साहब क्रेडिट चोरी में लगे हैं, आप देखिए G20 के अंदर सारा काम दिल्ली सरकार के विभाग कर रहे हैं, चाहे वो PWD हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो MCD हो, जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल में तो कुछ कर ना पाए, पूरे दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाया। 1 साल माननीय एलजी साहब भी एलजी शासन में MCD को चलाते रहे। पिछले 15 और 16 साल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार और एलजी साहब की सरकार सफाई तो छोड़ दीजिए, सफाई कर्मचारियों को सैलरी तक, तनख्वाह तक नहीं दे पाई। तो ये क्रेडिट चोर लोग हैं। आज इन सब चीजों से बच के मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। अनिल जी एक बार जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, मैं शुभेंदु जी के पास भी जाऊंगी, बहुत समय नहीं है, माफी चाहती हूँ। हाँ बोलिए अनिल जी। देखिए शायद आदिल जी मेरे सवाल नहीं समझ पाए थे। मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। जहां आपकी सरकार से सवाल बनेंगे वहां हम जरूर सवाल पूछेंगे। देखिए दिल्ली में ऐसा दौर भी देखा है कि दिल्ली में जब प्रदूषण का लेवल बढ़ने की कगार पर था तो शीला दीदी के नेतृत्व में हमने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी CNG की फ्लीट इसी दिल्ली में तैयार करी थी। आप दिल्ली को किसी अन्य राज्यों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए कि जो आपने 2018-19 में ग्रीन बजट के नाम पर 1000 बसों की खरीद का आपने प्रपोजल रखा था, उसका क्या हुआ? आपने 9 सालों में DTC में एक भी लो फ्लोर बसेस को ऐड नहीं किया है, क्यों? आप बताइए कि किस तरीके से जो 68 किलोमीटर के आपके बाकी बसों के पर किलोमीटर का खर्चा आता है वो अभी 47 रुपए इलेक्ट्रिक बसों में आ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस 21 रुपए पर किलोमीटर का क्यों है? और चौथा सवाल मैं केजरीवाल साहब से खुद पूछना चाहूंगा कि जो अपने बार बार मैनिफेस्टो में रेगुलर करने की बात करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं, आप बताइए 400 बसों में 400 के 400 जो ड्राइवर है वो कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों है? आप अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग नहीं सकते आदिल जी। और मैं आपका किसी और जो लक्ष्य के लिए 2024 के लक्ष्य के लिए हम लोग साथी हैं, लेकिन हमारे हाईकमान और हमारे नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जो भी लोकल गवर्नेंस है उसमें अगर कोई भी मितव्ययता होगी तो हम उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। ठीक है, क्रेडिट की चोरी हो रही है, बीजेपी क्रेडिट चोरी कर रही है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपने तो खुद आदिल जी को सुना है, अपना जवाब जरूर दीजिए आप। आदिल साहब क्या कहेंगे? यही कहेंगे। मेरा ये कहना है, ये जो बसें आई हैं वो फेम 2 जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, हैवी इंडस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट लगाया है, उसमें हजारों करोड़ की सब्सिडी दी गई है और उसके तहत दिल्ली में आया है। मैं यहाँ क्रेडिट की लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। हमको आज अच्छा भी लगा कि केजरीवाल जी खड़े हैं एलजी जी के बगल में, शायद बात भी कर लें, क्योंकि कभी उन्होंने इन सब विषयों पर बात तो करना ही नहीं होता उनको। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि केजरीवाल जी ने कुछ किया है इन सब बसों के लिए लाने के लिए, चीफ मिनिस्टर बतौर चीफ मिनिस्टर उनको रहना भी चाहिए, तो है भी। तो आज तक एक बस भी इलेक्ट्रॉनिक बस, एक बस, मैं सिंगल एक बस की बात कर रहा हूँ 9 सालों में DTC में क्यों नहीं आ पाई? वो तो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में है। और यदि डायरेक्टली उनके कंट्रोल में है जीना जी, तो फिर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो हमको लगता है DTC की होनी चाहिए कि जो बिल्कुल कंगाली के कगार पे आ गई है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। और DTC में जब शीला जी की सरकार थी लगभग 6500 बसें हुआ करती थी। आज लगभग सही हालत में 1300 से ज्यादा बसें नहीं है। तो ये बातें करना और बातों को किसी तरीके से भी घुमा देना, क्रेडिट चोरी के बाद जो आदिल साहब कह रहे हैं, तो आज मैं इनके सामने आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 9 सालों में DTC में एक बस क्यों नहीं खरीद पाए? और फिर जवाब नहीं देंगे। जवाब लेंगे ना, आप अपना सवाल रखिए, मैं आदिल जी से लास्ट में जवाब लूंगी फाइनल। हाँ, दिखाते ये क्लस्टर बसेस का आना केंद्र सरकार की योजना के तहत आना होता है। कुछ केंद्र सरकार पैसा देती है, कुछ दिल्ली सरकार पैसा देती है, या आप ये कह दो कि हम DTC खत्म करने वाले हैं। नहीं करेंगे। आज सबसे ज्यादा जिस तरीके से जल बोर्ड है उसी तरीके से DTC कंगाली की हालत में कर दिया। ठीक है, आदिल जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के साथी अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। देखिए कांग्रेस के लोगों को पता है और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से कितना संघर्ष करके दिल्ली के लोगों का काम करते हैं। ये जानते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को परमानेंट करने का अधिकार किसको होता है। आप पंजाब के अंदर जाके देखिए, लगातार जो लोग ठेके पर थे उनको परमानेंट किया जा रहा है।
पर यहाँ की व्यवस्था को आप भली भांति जानते हैं। और मैं पहले ही कहा था मैंने कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आपको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। आप जिस तरीके से भ्रम में जी रहे हैं, इसी वजह से दिल्ली की जनता ने आपको 3-3 बार हराया है और पिछले 2 बार से आपने शून्य की खोज की है। तो आपके बारे में दिल्ली के लोग भी जानते हैं और सारे न्यूज चैनल के जो हमारे एंकर हैं वो भी जानते हैं। तो आपको बस सिर्फ यही कहूंगा कि ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अभी शुभेंदु भाई हम कह रहे थे कि एलजी साहब के बगल में खड़े थे। भाई साहब, आप जनतंत्र में जी रहे हैं या तानाशाही में जी रहे हैं? आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं। ये अलग बात है कि कभी जनता ने आपको चुना नहीं और कभी आप चुनाव में गए नहीं, पर जिसको जनता चुनकर भेजती है, इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में वो सर्वोपरि होता है। जनता और जनता द्वारा चुने हुए लोग ही सर्वोपरि होते हैं। आपने एक तानाशाह छोटे तानाशाह को बैठा। देखिए, जनता चाहे किसी स्टेट में किसी को चुन के भेजे या देश में किसी को चुन के भेजे, वो जनता के कामों के लिए ही भेजा जाता है, निश्चित तौर पर। मन मर्जी के लिए नहीं भेजा जाता, निश्चित तौर पर, है ना। और हमारे लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं। आप जो कह रहे हैं कि किसी को सुध-बुद्धि दे या नहीं दे, ये सारी बातें जो है कम से कम हम नहीं कह सकते, ठीक है, वो अच्छा भी नहीं लगता। सभी समझदार होते हैं अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। तो किसी के विषय में जब हम कुछ कहते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, खासतौर से अपने शब्दों पर।